नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए मृदुला बिहारी जी की लिखी कहानी उधार। आज मुझे किसी महत्वपूर्ण पत्र का इंतजार था। मेरे हिसाब से कल ही उस पत्र को आ जाना चाहिए था, पर नहीं आया। आज की डाक से तो जरूर आएगा। जानती हूँ जवाब देने वाला बहुत चुस्त है। वैसे आप इस पत्र के विषय में कुछ और मतलब मत लगाइएगा, उसकी तो एक अलग दास्तान है। खैर, मैं घर का काम तो कर रही थी, पर मेरा ध्यान और कान दरवाजे पर ही थे। तभी कुछ आहट हुई। ये आहट मेरी किसी संभ्रांत सहेली की नहीं हो सकती, जरूर डाकिया होगा। झट जाकर दरवाजा खोला। निराशा ही हाथ लगी। जूते वाला था। हमारे घर के बाहर फुटपाथ पर पेड़ के नीचे दुकान लगाता है। बच्चों के टूटे जूते बनवाने के लिए इसी के पास जाती हूँ। मुझे बड़ा गरीब लगता है। अक्सर मैं इसे इसकी मजदूरी से 25-50 पैसे ज़्यादा दे देती हूँ। इसी कारण तो जब भी मैं इसके पास जाती हूँ, वह बड़ी तत्परता से मेरा काम करता है। किंतु अभी यह इस वक्त कैसे आया? पहले तो कभी नहीं आया। असमय ही बुढ़ापा सा फटे हाल, जैसे वह कुछ कहने में असमर्थ हो रहा हो। अंदर से बहुत जोर लगाकर उसने कहा, मेम साहब, मेरी घरवाली बहुत बीमार है, उसके लिए दवा चाहिए। बड़ी कृपा होगी यदि आप मुझे 20 रुपये उधार दे दें। इतना कहकर वह अपनी जेब से तोड़ा मुड़ा डॉक्टर का एक पर्चा दिखाने लगा। बड़ी कोफ्त हुई। इन लोगों को दया दिखाने का यही मतलब है। दयालु स्वभाव का सूत्र थामे घर पर पहुंच गए। इसको दुनिया में कोई और नहीं मिला। मैं एक अति महत्वपूर्ण पत्र की प्रतीक्षा में थी, अतः ऐसे समय पे अपने द्वार से किसी को निराश नहीं लौटाना चाहती थी। क्या पता इसी की दुआ लग जाए। मेरी माँ बराबर कहती थी, गरीबों की दुआ बद्दुआ लग जाती है। इन्हीं सब ख्यालों से वशीभूत मैंने कह दिया, 20 रुपये तो नहीं, 10 रुपये ले लो। गिड़गिड़ाते स्वर में उसने कहा, 20 रुपये दे दें मेम साहब, दवा 20 रुपये की है, मेरी बीवी की हालत बहुत खराब है। अच्छा, 15 रुपये ले लो, मैं उससे ज़्यादा नहीं दे सकती। मेरा स्वर स्वतः रूखा और खुरदरा हो गया। रुपए देते हुए मैंने सख्ती से पूछा, कब तक वापस करोगे? उसने धीमे स्वर में कहा, 3-4 दिनों में ज़रूर वापस कर दूंगा, और कृतज्ञता का भाव लिए लौट गया। उसके जाते ही मैं न जाने क्यों बड़ी पछताई। कहाँ रुपए फंसा दिए। मैं उसको जानती ही कितना हूँ। यहाँ आए 2.5-3 साल हो रहे हैं। तब से उसे बराबर देख रही हूँ। आज के ज़माने में इतने बड़े शहर में ऐसे उधार दिया जाता है कहीं? पर अब पछताने से क्या होगा। इसी बीच वह बहुप्रतीक्षित पत्र भी आ गया। उसका सारांश था, आपका पत्र मिला। अत्यधिक व्यस्तता के कारण उस पर विचार नहीं किया जा सका है। विचार करते ही आपको सूचना दी जाएगी। विलंब के लिए क्षमा। लटका दिया ना बीच में, हाँ या ना जो करना था कर देता। फिर वही इंतजारी। मन में कहीं यह भाव उगाया, उस गरीब को अगर पूरे 20 रुपए दे देती तो शायद। दिन भर बच्चों के उधम, होमवर्क और खाना बनाने के बाद जब कुछ स्थिर हुई तो फिर रुपए का ख्याल आया। आज मैं बड़ी भारी भूल कर बैठी। मन को समझाया, रुपया लेकर कहाँ जाएगा, यहीं तो बैठता है। कल मैं उससे रुपए वसूल लूंगी। मुझे कोई बीमारी इमारी नहीं सुनना। मैं भी माँ के किस जमाने की बातों में आ गई। कल तो मैं अपने पैसे ले ही लूंगी। मुझे कोई बहाना नहीं सुनना। यह बात मैंने किसी को नहीं बताई। जानती थी कि सब मेरी बेवकूफ़ी पर हंसने के अलावा कुछ नहीं करेंगे। दूसरे दिन काम खत्म करते ही मैं जूते वाले की दुकान की तरफ भागी, पर वह जगह एकदम सूनी वीरान थी। उसका कहीं कोई नामो निशान नहीं। भीतर से धक से मन रह गया। ज़रूर मेरे पैसे लेकर चंपत हो गया। इनका क्या धंधा। कहीं भी चटाई और लकड़ी के 2 बक्से रख लिए, हो गई दुकान। एक चाय वाले की दुकान फुटपाथ से लगी थी। उससे पूछा, भैया क्या आपको मालूम है कि यहाँ जो जूते वाला बैठता है वह क्यों नहीं आया? उसने कहा, मालूम नहीं मेम साहब, आज कुछ हो गया होगा। मायूस होकर लौट आई। दिल में जब ये बातें याद आती जी उचट जाता। रात को सविस्तार ये बातें पतिदेव को बताई। वे लापरवाही से बोले, अरे दे देगा, कहाँ जाएगा, और अगर नहीं दिया तो क्या हुआ, समझ लेना किसी ज़रूरतमंद को तुमने मदद कर दी। इन पर बहुत गुस्सा आया। जब भी कोई समस्या इनके सामने रखें ऐसे ही उड़ा देते हैं। दूसरे दिन मैं करीब 10-11 बजे के बीच वहां पहुंची। जूते वाला नदारत। रोकते रोकते भी चाय वाले से पूछ लिया, क्यों भाई, वह आज भी नहीं आया? चाय वाले को उत्सुकता हुई। उसने पूछा, क्यों मेम साहब, क्या बात है? कल भी आप उसके बारे में पूछ रही थी। 3-4 दिन पहले वह मुझसे पैसे लेकर गया था और कहा था कि दूसरे दिन लौटा दूंगा।
पर वह तो आ ही नहीं रहा है। मैंने कहा, पैसे वह ज़रूर वापस कर देगा, बहुत भला आदमी है, आप चिंता मत कीजिए। भीतर से मैं कुछ झेप गई। क्या 15 रुपए की खातिर मैं चिंतित दिख रही हूँ? चाय वाला भला लगा। वैसे भी जब रात में इधर से गुजरती हूँ तो देखती हूँ इसकी कालिक पुती छोटी सी दुकान में शंकर भगवान के फोटो के आगे रात भर दीपक जलता है। भाग दौड़ वाले इस महानगर में भगवान के प्रति इतनी आस्था। 2-3 दिन बाद मैं फिर मोची के अदृश्य नाम स्थान पर पहुंची। हमेशा की तरह वह सूना पड़ा था। वहीं पर एक लड़का बैठा था। मैं इस लड़के की शक्ल से पहचानती हूँ। शायद इधर ही कहीं रहता है। मैंने ऐसे ही पूछा, क्यों भाई, जानते हो यहाँ जो जूते वाला बैठता है क्यों नहीं आया? बड़ी तत्परता से उसने कहा, नहीं मालूम मेम साहब, मैं खुद सोच रहा हूँ कि वह क्यों नहीं आ रहा है। नहीं तो आंधी आए तूफान आए वह दुकान ज़रूर लगाता है। तुम उसे जानते हो? बहुत अच्छी तरह। यह सुनकर पता नहीं क्यों मन बहुत आश्वस्त हुआ। लगा कि कोई थके हारे को बहुत बड़ा सहारा मिल गया। उस वक्त तो मैं लौट आई, पर मेरे अंदर जैसे कुछ घुट रहा था। मन कर रहा था कि जूता वाला मिले तो खूब उसे लताड़ूं। किसी से झूठ बोलकर ऐसे रुपया ऐंठा जाता है? क्या तुम सब इंसानियत को धोकर पी गए हो? क्या तुम्हारी आदमियत मर गई है? पैसा ही लेना था तो कर्ज कहकर क्यों मांगा? 2-4 दिनों में लौटाने का झूठ क्यों बोला? मुझे पता नहीं चला कि कब मेरा पश्चाताप क्रोध में परिवर्तित हो गया। दिन यूं ही निकलने लगे, पर जूते वाले और रुपए का ध्यान आते ही मन खटक जाता। सोचती, चलो किसी गरीब की मदद कर दी। गुस्सा तो इस बात का था कि उसने मुझे क्यों ठगा। सहसा एक विचार मन में कौंधा, क्यों ना उस छोकरे के साथ जूते वाले के घर कालका जी चली जाऊं। रुपए दे देगा तो ठीक है, नहीं तो उसे भला बुरा कह अपने मन का गुबार तो निकाल लूंगी। दूसरे दिन जूते वाले की अदृश्य दुकान के पास कुछ देर खड़े रहने पर वह छोकरा नजर आ गया। मुझे देखते ही कहने लगा, देखिए न मीम साहब, वह आज भी नहीं आया। क्या बात है, आप रोज उसका इंतजार क्यों करती हैं? मैं झूठ बोल गई। देखो ना, उसने मुझसे अपनी पत्नी के इलाज के लिए पैसे उधार लिए थे। मुझे चिंता लगी है कि उसकी पत्नी ठीक हुई या नहीं। अच्छा, तुम मेरे लिए एक काम कर सकते हो? एक बार मुझे उसका हालचाल पूछने का मन है। मेरे साथ उसके घर चलोगे? उसने कहा, जरूर चलूंगा। 510 नंबर बस जाती है, चलिए चलते हैं। बाल सुलभ कैशोर्य की तरलता उस छोकरे की आंखों में तैर आई। मैंने कहा, आज तो नहीं, कल 11 बजे आ जाऊंगी, तुम यहीं मिलना। यह सब कहते हुए बिना इन्हें बताए मैं एक अनाम भय से पीड़ित थी, पर उस घूसट जूते मरम्मत करने वाले को अच्छे सीख देने की मैंने ठान ली थी। दूसरे दिन नियत समय पर पहुंची तो देखा कालका जी तक हमारा हमसफर पहले से मेरी प्रतीक्षा में खड़ा था। संभवतः वह मुझे महान समझने लगा था। मैं सोचने लगी, मैं जूते वाले को लताड़ने जा रही हूँ या उससे रुपए वापस लेने जा रही हूँ, या उसकी बीमार बीवी की खैर खबर पूछने। बस में खास भीड़ नहीं थी। छोकरा कुछ न कुछ बराबर बोलता जा रहा था। जूते वाले से उसकी जान पहचान की भी एक कहानी है। मेम साहब, तब से मैं उसे काका कहता हूँ। जब मेरे पाँव में जंग खाई कील लग गई थी तो मैं डर ही गया था। मेरा एक दोस्त ऐसे ही धनुष टंकार से मर गया था। वो तो काका ने अपने औजार से मेरे पाँव की कील निकाली, पट्टी बांध दी और कहा, जूता पहना करो। उन दिनों मैं काम नहीं करता था। बाबू से जूते के पैसे मांगता तो मार खाता था। तब मुझे काका ने ही पुरानी चप्पल बना कर दी, ऐसी मजबूत कि क्या कहने, वह भी मुफ्त। कालका जी आ गया था। झुग्गी झोपड़ियों के बीच आगे आगे वह लड़का और पीछे पीछे मैं चलती गई। वहाँ काम करती औरतें, खेलते बच्चे, बैठे पुरुष सब ऐसे देखने लगे जैसे मैं कोई अजूबा हूँ। एक छोटी सी झोपड़ी में घुसते ही नाक में बदबू का एक भपका आया। वह एक बिस्तर पर लेटा था। मेरे अंदर कुछ पिघलने लगा। डांटने या उससे पैसा लेने का मेरा हौसला पस्त पड़ने लगा। लड़के ने उसके पास जाकर कहा, देखो काका, मेम साहब आई हैं तुम्हारा हालचाल पूछने। तब तक बाहर कुछ औरतें बच्चों का हुजूम जुट चुका था। आंखें खोलते हुए उसने मुझे अविश्वास से देखा। तुम्हारी बीवी कैसी है? मैंने अटकते हुए पूछा। उसकी डबडबाई आंखों की कोर से आंसू लुढ़क पड़े। आपसे पैसे लेकर जो दवा लाया वह उसे खा भी नहीं सकी। मेरे लौटने के पहले ही वह मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। उसने आर्त स्वर में कहा। मैंने देखा कैप्सूल की 2 छोटी छोटी शीशियां मेरा उपहास कर रही हैं। वह धीमे स्वर में कह रहा था, आप तो साक्षात देवी हो, इस गरीब की कुटिया में आई। मैं काम पर जाते ही आपके रुपये वापस कर दूंगा।
माफ़ करना मीम साहब, मैं अपना वादा पूरा नहीं कर सका। नहीं नहीं, रुपए की कोई बात नहीं। तुम नहीं आए तो मुझे फिक्र हुई, इसलिए इसके साथ हालचाल पूछने चली आई। पर उस समय झूठ बोलते समय मेरे होठ ही नहीं, आत्मा तक कांप गई। अभी आप सुन रहे थे मृदुला बिहारी जी की लिखी कहानी उधार। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कहानी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।